में मदद मिलती है। 2, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही असेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है। असेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला,
अमीर असट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो असट खरीद रहा है। चैप्टर 4 लेसन 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से रिक्वेस्ट की गई कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन डिस्कशन के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वे बियर पीने के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। इसके लिए रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, क्या तुम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा कि यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा, क्योंकि ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा से यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? अब रे हंस दिए। वो बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। फिर वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का ओरिजिनल गोल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, तो वो ही उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज उनके पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, पर उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, पर मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। अगला सीक्रेट यह है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के बच्चों में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके उन्हें अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करने के बाद वे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, साइंटिस्ट, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, पर उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे,
एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सचर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका